तो जैसा कि हम जलोढ़ मिट्टी के विषय में समझ रहे थे, जिसमें आप जानते हो जो पोषक तत्व हैं उसमें नाइट्रोजन पोटे और फास्फोरस है उसकी कमी रहती है, जबकि पोटेशियम है और चूना अंश है इसमें उपस्थित रहता है, राइट। तो आप जानते हो कि जब इसमें पोषक तत्व कमी रहती है तो इसकी पूर्णता करने के लिए या इसको कंप्लीट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वो करते हैं यूरिया का। तो यूरिया जो है वो उसमें लगभग में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो नाइट्रोजन को भी युक्त वहाँ पे जब उसको शामिल कर लेते हैं या डालते हैं तो फिर क्या है कि पोषक तत्वों की पूर्ण प्रचुरता हो जाती है, मात्रा हो जाती है, तो फिर फसल खूब उपजाऊ बन देती है। इसी प्रकार से आप जानते हो कि कभी कभी आप देखो धान की जब खेती होती है, धान की खेती में आप देखोगे खैरा रोग हो जाता है, तो खैरा रोग के लिए या उसको हरा भरा बनाने के लिए जिंक का प्रयोग करते हैं। तो जिंक की कमी कब होती है, जब आप जानते हो कि कोई भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा जल का भराव कर लेते हैं तो वहाँ की मिट्टी जो है वहाँ की लवणता में कन्वर्ट करती है, तो निश्चित रूप से वो एक जल जल ज़्यादा भराव की वजह से वहाँ पे लवणता देखने को मिलती है। तो फिर क्या होता है कि वो मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं या मेन पोषक तत्व होते हैं तो उसमें कमी आने लगती है, क्योंकि जो भूमि होती है लवणता आ जाती है। तो लवणता होने की वजह से जल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की जो खेती होती है, धान होते हैं, उसको जल को संसूचित करते हैं या उसको पंपिंग करते हैं। तो वहाँ पे जल का क्या हो जाती है, कमी होती है। तो इस वजह से आप जानते हो वहाँ पे खैरा रोग होने लगता है, तो उसको पूर्ण करने के लिए जिंक का प्रयोग करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जिंक का प्रयोग कब करते हैं। तो ये हमारा उत्तर भारत का पूरा विशाल मैदान था, कछारी प्रदेश, दलदली प्रदेश, इनके अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। तो इसमें आप जानते हो कि ये कौन से प्रदेश हैं, जैसे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार, एमपी या डेल्टाई क्षेत्र हैं, इसमें ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद आप जानते हो क्या इसमें ह्यूमस का निर्माण होता है, तो ह्यूमस का निर्माण नहीं होता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। तो ज़्यादा वर्षा होने की वजह से पेड़ पत्ते हैं तो सड़ सड़ के गलते नहीं, तो यहाँ पे ह्यूमस का निर्माण नहीं होता है। चलिए, तो फसल आप जानते हो कौन कौन सी होती है। तो फसल फसल के विषय में अगर बात की जाए तो फसल इसमें जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको गेहूं, गन्ना भी मिल जाएगा, इसके बाद चावल मिलेंगे, आलू भी उपज होते हैं खूब अच्छी तरीके से, आलू भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ मुख्य फसलें होती हैं, और भी फसलें होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये मुख्य फसलें होती हैं जो काफ़ी आपकी जलोढ़ मिट्टी में हरी मात्रा में देखने को मिलती हैं, राइट। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो। तो ये हमारी जलोढ़ मिट्टी थी। तो जलोढ़ मिट्टी के विषय में इतना ही काफ़ी है। और आप जानते हो यहाँ इधर जो बरसात होती है तो वो ज़्यादा नहीं होती है, 100-150 के बीच में रहती है इधर बारिश। तो इस वजह से यहाँ पर जो उपजाऊपन है काफ़ी अच्छा रहता है और सिंचाई भी काफ़ी ठीक रहती है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो चावल की जो एक उपजाऊपन है वो थोड़ा कम रहता है। यहाँ पर हेक्टेयर को लेकर, यहाँ पे चावल यूपी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन हेक्टेयर के संदर्भ में यहाँ चावल कम मिलता है। क्यों? चावल हेक्टेयर, सबसे ज़्यादा हेक्टेयर जो चावल होता है वो आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, जबकि भारत में यूपी वाला जो प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा चावल की वो खेती होती है, सबसे ज़्यादा चावल यूपी में ही उपजाए जाते हैं, राइट। जबकि हेक्टेयर में अगर देखोगे कि हेक्टेयर पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा जो चावल उत्पन्न होता है वो होता है छत्तीसगढ़ में, राइट। तो चावल का कटोरा कैसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। चलो, इसके बाद आप जानते हो ये मिट्टी कैसे बनती है, तो पता ही आपको चल गया है, चट्टानों के अपक्षय व अपरदन से ही बनती है। इसके बाद काली मिट्टी, तो दूसरी मिट्टी जो आती है वो आती है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को एक बार आप समझ लो। तो दूसरी मिट्टी को थोड़ा समझते हैं, काली मिट्टी क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, कैसे इसका निर्माण होता है, वो थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो दूसरी मिट्टी है काली। तो काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, वो रेगुर क्यों होती है, कैसे होती है, और इसके विषय में समझेंगे क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं उसमें, कैसे निर्मित होती है, तो आप डिटेल से समझ लो। तो दूसरी मिट्टी जो होती है ये काली मिट्टी होती है, राइट। तो काली मिट्टी के विषय में थोड़ा समझो। काली मिट्टी की अगर बात की जाए, काली मिट्टी की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत आप देखते हो क्या पाया जाता है, वो होता है लोहा। और लोहा क्यों पाया जाता है, तो आप जानते हो ये जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी से जब आप जानते हो केंद्र से उद्भेदन होता है तो आपको आ, यहाँ पर आप देखोगे तो इधर इस वाले क्षेत्र में तो यहाँ भी आपको बेसाल्ट मिल जाएगा, राइट। इसके ऊपर आप देखोगे ये जो परतें होती हैं ऊपर की सियाल है, यहाँ भी आपको बेसाल्ट मिल जाएगा, राइट। तो बेसाल्ट आपको दो जगह देखने को मिलता है।
पहला आपको मिलेगा परत में, ऊपर स्याल जो होता है वहां देखने को मिलेगा। ऊपर बिल्कुल ना हो, बिल्कुल थोड़े अगर नीचे भी है तब भी चलता है, बेसाल्ट, राइट। इसके बाद आपको मध्यवर्ती क्षेत्र जो होता है उसमें बेसाल्ट मिल जाता है, जिसमें बैथोलिथ, लोपोलिथ, लैकोलिथ जो चट्टानें हमने आपको बताई थी वो बेसाल्ट से ही बनी होती हैं। इसके बाद नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट की यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, काली मिट्टी में ग्रेनाइट नहीं होता है, वो बेसाल्ट से बनी होती है। और ये आप जानते हो दरारी नुमा उद्भेदन जब होता है तो निरंतर ऊपर की दरारी नुमा उद्भेदन से फटकर जाता है, क्योंकि आप जानते हो पृथ्वी में दो जगह आपको संबंध क्षेत्र मिलेगा। एक नीचे मिलेगा जो क्रोड है, क्रोड का अपर वाला क्रोड है उसमें मिल जाएगा। दूसरा है ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, ऊपर पृथ्वी का जो ऊपर वाला संबंध क्षेत्र मिल जाएगा, वहां पर भी आपको जहां प्लेटें तैरती हैं वहां भी आपको प्लाज्मा मिल जाएगा। तो वहां से भी दरारी नुमा जब ज्वालामुखी होते हैं, विस्फोट होते हैं नीचे से, तो वो इस प्रकार से ऊपर बेसाल्ट जमा देते हैं, राइट, बेसाल्ट जमा देते हैं। तो ये बेसाल्ट से क्या होता है कि बने होते हैं। और यही बेसाल्ट में आप देखोगे तो काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी क्यों होती है, उसका रीजन है कि इसमें जो लोहे की मात्रा होती है वो मेलेनेमाइट रूप में सबसे ज़्यादा होती है। मेलने मेलेनेमाइट, ये सबसे ज़्यादा आपको इसमें देखने को मिलेगा। काली मिट्टी में मेलेनेमाइट है वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा बेसाल्ट में। चलो, तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें समझ सकते हो। बात आती है ग्रेनाइट, तो आपको ये इसमें नहीं देखने को मिलेगा। जबकि लोहा है तो लोहा के बहुत सारे अयस्क मिलते हैं, जैसे हेमेटाइट है, सिडेराइट है, मेलेनेमाइट है, बहुत सारे मिलते हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो वो अयस्क रूप में होते हैं, तो वो इसमें उपस्थित होते हैं, सभी उपस्थित होते हैं इसमें, बेसाल्ट में सभी उपस्थित होते हैं। लेकिन काली जो मिट्टी आपको देखने को मिलेगी उसका केवल रीजन है मेलेनेमाइट। मेलेनेमाइट वजह से ही वो काली मिट्टी होती है। एक्चुअली में लोहा जो होता है, सभी आपको देखा हो तो हर लोहा काला नहीं मिलेगा, और काला लोहा है उसमें आप समझ सकते हो मेलेनेमाइट से बना है, राइट, वो भी एक अयस्क होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। चलो, तो काली मिट्टी जो होती है इसमें अगर आप देखोगे तो ये हमारा इतना जो पूरा प्रदेश है, इधर आप देखोगे इस प्रकार से लगा लगा ये पूरा जो क्षेत्र है, ये आपका पूरा जो पठार है इस प्रकार का प्रायद्वीपीय पठार जो है, प्रायद्वीपीय जो पठार है वो किससे बना हुआ है, वो पूरा काली मिट्टी से ही बना है, काली मिट्टी से बना हुआ है, राइट। तो काली मिट्टी जो है ये आप जानते हो इतना पूरा जो प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, ये वाला इधर वाला जो क्षेत्र है, तो ये पूरा काली मिट्टी से। इधर मालवा का क्षेत्र ले लो, कछारी क्षेत्र का थोड़ा, इधर गुजरात का क्षेत्र ले लो, इधर महाराष्ट्र का ले लो, इधर वाला पूरा क्षेत्र ले लो, छत्तीसगढ़, झारखंड है, नीचे से आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर कर्नाटक, केरल, ये सभी क्षेत्र ना ये पूरा किससे बना है, काली मिट्टी से है, राइट, काली मिट्टी से है, क्योंकि इसमें मेलेनेमाइट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और ये दरारी नुमा उद्भेदन हुआ है, दरारी नुमा उद्भेदन, जब ज्वालामुखी दरारी नुमा हुआ तो उसकी वजह से ये इसका निर्माण हुआ है, राइट, इसकी वजह से इसका ही निर्माण हुआ है। तो आप जब हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे, लेकिन हम भारत को यहाँ एक परिप्रेक्ष्य में लेकर के हम समझ रहे हैं, राइट। चलो, तो इस प्रकार से ये काली मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी में आप जानते हो क्या पाया जाता है, तो काली मिट्टी कैसे बनती है, तो आप जानते हो बेसाल्ट से बनती है। ये कभी टूटने फटने से नहीं बनती है, ये नीचे से उद्भेदन होता है। तो उद्भेदन के आधार पर दो प्रकार का उद्भेदन होता है, एक ऊपर जमा हो जाता है परतदार, और दूसरा होता है नीचे हो जाता है एक चट्टानी नुमा, राइट, नीचे तो हो जाता है चट्टानी नुमा। तो आप जानते हो इस पर जब निरंतर क्या होता है, उथल पुथल होती है, या निरंतर इस पर बहाकारा काम करते हैं, इस पर बहाकारा काम करते हैं, तो ये इस प्रकार से काट काट के ऊपर जो निकल आता है एक चट्टानी नुमा, यही आपको पठारी नुमा होता है। तो यही आपका एक पूरा बेसाल्ट से बना हुआ है। तो यहाँ वाला आप देखोगे तो ये लंबे समय में आता है, जैसे आप जानते हो बैथोलिथ, एथोलिथ है। तो ये जब पृथ्वी में कभी करोड़ों वर्षों में जब उथल पुथल होती है तो नीचे का हिस्सा ऊपर उठ जाता है, ऊपर का नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से ये भी जो है, ये वाला हिस्सा है बेसाल्ट का, ये भी पृथ्वी के ऊपर आ जाता है। वो रेयरली कंडीशन जब होती है, प्राकृतिक घटना है तब। चलो, तो इस प्रकार से इसमें काली मिट्टी, मेलेनेमाइट, ये सब देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें अगर पोषक, ये काफ़ी सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ये उपजाऊ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें देखोगे उपजाऊ होने का क्या कारण है। तो आप जानते हो पृथ्वी, पहले एक चीज़ समझ लो, इसमें पोषक तत्व पहले समझ लो। तो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो पोषक तत्व में अगर आप देखोगे तो इसमें नाइट्रोजन क्या होता है, नहीं होता है। क्या फास्फोरस होता है, नहीं होता है। क्या इसमें पोटेशियम होता है, नहीं होता है। साथ ही साथ चूनांश क्या होता है, इसमें चूनांश भी नहीं होता है। ह्यूमस, क्या ह्यूमस का निर्माण होता है इसमें, ह्यूमस का भी निर्माण नहीं होता है। तो अब बात ये आती है कि ये इतनी उपजाऊ क्यों होती है। अब इसमें ये सभी ना
होने के फिर बाद भी, यानी कि ये जितने भी पोषक तत्व हैं ये इनके धातु का धातु हैं, इनके ना होने के बाद, इनके अभाव में भी ये इतनी ज़्यादा काली मिट्टी है उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, राइट। आयरन की मात्रा आपको इसमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें आप देखोगे तो हमारी जब जब उद्भेदन होता है, पृथ्वी उद्भेदन होता है, तो उसमें 360 प्रकार के आपको पोषक तत्व तो मिलते हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप के पोषक तत्व होते हैं, तो वो मिल जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, चूना, ह्यूमस ये नहीं आपको मिलेंगे। और जितने भी हैं अन्य जो पदार्थ होते हैं आपको वो इसमें मिल जाते हैं, राइट, वो इसमें देखने को मिलते हैं। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे लोहे के अंश मिल जाएंगे, जिप्सम का पदार्थ है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी जो आप देखोगे तो ये एक प्रकार की चिकनी नुमा मिट्टी होती है। जब आप ये सूखती है तो लंबे समय में, ये तो लंबे समय तक नमी धारण करे रखती है, तो लंबे समय में ये सूखती है, राइट, ये लंबे समय में सूखती है। तो ये मिट्टी जो है एक प्रकार की कठोर सी हो जाती है, बीच बीच में दरारें हो जाती हैं। तो इसका यही कारण है कि उसमें कहीं ना कहीं जिप्सम देखने को मिल जाता है, तो इसलिए ये मिट्टी जो होती है काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है, काली मिट्टी। और ये आपको कहाँ मिलेगी? तो ये आपका पूरा प्रदेश है, ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें एमपी भी आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, थोड़ा गुजरात भी आ जाता है। इसके बाद नीचे वाला क्षेत्र आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, इधर तेलंगाना है, इधर पूरा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक, यहाँ तक जो प्रदेश हैं ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये पूरा एक पठार है। अब इसी में छोटे छोटे पठार और कर दिए गए हैं, तो वो उसकी ऑक्साइड के आधार पर किए गए हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो काली मिट्टी कैसे बनी है, और कैसे बनने के बाद इसमें पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, और ये किन किन प्रदेशों में देखने को मिलती है। दूसरी बात है कि इसमें फसल कौन कौन सी होती है। तो फसल आप जानते हो कि इसके अंतर्गत आप देखोगे कपास सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, तो कपास का आयात भी किया, निर्यात भी किया जाता है, राइट, कपास होता है। कपास के बाद इसमें गेहूँ भी आपको मिल जाएंगे, सोयाबीन भी इसमें होता है। तो कपास है, सोयाबीन है, मूंगफली आपको मिल जाएगी, इसमें चना भी मिलेंगे। तो ये चना ना मूंगफली तो ये तो उत्तरी भारत मैदान में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं। मटर है, ये कुछ फसलें होती हैं तो ये आपको मिल जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कपास मानी जाती है, तो कपास भारी मात्रा में इधर देखने को मिलता है। ऐसे चावल भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी फसलें होती हैं। तो कपास जो है आपको केरल कर्नाटक प्रदेश वालों में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, कपास की खेती होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अगर आप इसकी गुणवत्ता को अगर देखोगे तो इसकी गुणवत्ता में आप जानते हो कि ये जब काली मिट्टी जब ये सूखती है, राइट, जब ये सूखती है तो ये सूखने पर ये दरारनुमा हो जाती है, यानी कि ये दरारनुमा हो जाती है। जब ये मान लो ये मिट्टी है, राइट, अब ये मिट्टी जब सूख रही है तो इसमें इस प्रकार से दरारें हो जाती हैं, और इतनी बहुत बहुत बड़ी बड़ी दरारें हो जाती हैं, तो ये पीसनुमा हो जाती है इस प्रकार से, पेठा से जैसे नहीं वो मिठाई के पीस होते हैं, इस प्रकार से इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। चलो, तो ये पीसनुमा हो जाती है। अब बात ये आती है कि पीसनुमा हो गई, कंडीशन आप एक चीज समझो, क्योंकि इसमें आप जानते हो तो पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि ये नमी धारण करे रखती हैं, लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। नमी जो है उसमें लंबे समय तक बनी रहती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी में अगर नमी देखोगे तो वो लंबे समय तक रहती है, क्योंकि ये एक प्रकार की जब गीली होती है तो ये चिकनी सी हो जाती है, राइट, चिकनी सी हो जाती है, मतलब इस पर रपट सकते हो, गिर सकते हो, तो ये चिकनी हो जाती है। तो फिर आप जानते हो कि इसकी जो नमी है धारण करने की क्षमता है वो काफ़ी लंबे समय तक रहती है, तो ये पानी को सोखती रहती है, राइट। तो इस वजह से इसमें नमीनतम है वो लंबे समय तक बना रहता है, इस मिट्टी में नमीन मतलब ये नमी धारण लंबे समय तक करे रहती है। इस प्रकार से आप ये चीज़ें समझ सकते हो। तो जब ये पीसनुमा बन जाती है तो ये रेगुड़ यानी कि बड़े बड़े ये पत्थर ऐसे इस प्रकार के बन जाते हैं, तो इसे इस आधार पर इसकी वजह से इनको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को, तो इसी की वजह से कहा जाता है, राइट। और अगर आप इसमें देखोगे तो स्वतंत्र जुताई भी इसे बोलते हैं। स्वतंत्र जुताई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आप जानते हो कि ये मिट्टी दरारनुमा हो जाती है, तो दरारी नुमा फट जाती है, तो इसमें कोई फिर ज़्यादा जुताई करने की ज़रूरत नहीं होती है, करनी पड़ती है, लेकिन जब गहरी दरारें हो जाती हैं तो फिर जुताई करनी पड़ेगी। नॉर्मल दरारें हो जाती हैं तो फिर उसमें एक स्वतंत्र जुताई का भी इसमें गुण पाया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं। तो ये कुछ काली मिट्टी थी, इसके विषय में समझ लिए। तीसरी जैसे मिट्टी आती है वो आती है आपकी लाल व पीली मिट्टी। इसको थोड़ा एक साथ में हम पढ़ लेते हैं। तो लाल व पीली जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा समझो, एक मिनट। लाल और पीली मिट्टी, राइट। लाल और पीली मिट्टी जो है आपको ऐसे नहीं मिलती है, वो मिलने के जो कारण हैं उसको थोड़ा समझ लो।
लाल और पीली मिट्टी को अगर आप देखोगे तो ये जब माइनिंग होती है ना, जब उथल पुथल पृथ्वी पर होती है या उसमें माइनिंग होती है, तो ऐसी स्थिति में वही जो नीचे की मिट्टी है ना, वही नीचे की जो मिट्टी है वो ऑक्सीजन से या क्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है। चलो एक मिनट। तीसरी जो आती है लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी को अगर आप समझोगे, एक मिनट, हेलो जी, बताओ, आप बताओ। इससे, अरे नहीं नहीं नहीं, चलो अब बात ये आती है कि ये लाल मिट्टी जो है ना, तो ये आप अगर आप देखोगे तो ये कैसे होती है। वैसे तो ऊपर आपको मिल जाएगी कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, जलोढ़, या पठारी मिट्टी, काली मिट्टी मिल जाएगी। तो ये लाल मिट्टी ये कैसे उत्पन्न होती है, तो आपको लाल मिट्टी है वो कहीं रेयरली छोटे छोटे क्षेत्रों में मिल जाती है। वो इस आधार पर मिलती है कि पृथ्वी पर अगर उथल पुथल होती है, पृथ्वी पर उथल पुथल होती है, उथल पुथल का मतलब तो आप समझते ही हो, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, राइट। और जैसे ही नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आती है तो यही ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, तो ये क्या बनाती है, ऑक्साइड। तो आप जानते हो कि जैसे दो आधार पर होती है, पृथ्वी पर उथल पुथल के आधार पर, दूसरी होती है जैसे माइनिंग। माइनिंग का मतलब ये होता है जैसे उत्खनन हो रहा है, यानी खनन करते हैं, यानी नीचे से हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, धातुओं को निकालते हैं, राइट। जब धातुओं को निकालते हैं तो निश्चित ही देखोगे तो वहां से जब निकालते हैं तो वो ऑक्सीजन वहां पे पहुंच जाती है, ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो ऑक्साइड का रूप धारण कर लेती है, राइट। यही मिट्टी है, यही मिट्टी है काली मिट्टी, यही काली मिट्टी है। जब इसमें माइनिंग होती है खनिजों की जब माइनिंग करते हैं, खनिज निकालते हैं, तो यही खनिज में आप देखोगे ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है, तो फिर वही ऑक्साइड का रूप धारण कर लेती है। तो आप एक चीज समझो, जैसे आप देखो Fe है, लोहा है, तो Fe है, जब यही ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगी, ठीक है, तो ये क्या बनाती है, FeO3, FeTO3। तो आप देखोगे यही मिट्टी क्या है, लाल मिट्टी है। Fe जैसे 3 है और O4 प्लस के O4, Fe3O4 है, तो ये है आपकी Fe3O4। तो ये आप देखोगे तो ये लाल मिट्टी के क्या है, तत्व पाए जाते हैं। तो ये लाल मिट्टी के यौगिक हैं, लाल मिट्टी के यौगिक होते हैं, जिसे फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, या इसको आयरन ऑक्साइड होते हैं, ये आयरन ऑक्साइड के रूप में होते हैं, इनको बोलते हैं। तो यही क्या है लाल मिट्टी होती है। लाल मिट्टी हमेशा याद रखना, काली मिट्टी की में जब माइनिंग होती है, उथल पुथल होती है, तो यही नीचे से जब काली मिट्टी में लोहा निकालते हैं, खनिज निकालते हैं या बॉक्साइट निकालते हैं, तो यही जो क्या है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है तो ऑक्साइड बना लेती है, और ऑक्साइड के जो अणु हो जाते हैं वही एक लाल मिट्टी है, राइट। ऑक्साइड के जो यौगिक होते हैं वही एक लाल मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं, तो ये लाल मिट्टी बन जाती है। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसमें, इसे अगर आप देखोगे तो ये, इसमें अगर आप देखोगे तो ये लाल मिट्टी है, तो ये आपको देखने को कहाँ कहाँ मिल जाएगी, तो जहाँ जहाँ उत्खनन किया जाता हो, यानी कि आपको देखने को मिलेगी इधर, इधर आपको देखोगे तो उत्खनन कहाँ कहाँ होता है। इधर आप देखोगे छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है इसमें आपको मिल जाएगी लाल मिट्टी, राइट। इसके बाद इधर भी आप अगर देखोगे तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है इधर साइड का, इसमें भी आपको लाल मिट्टी यहाँ भी मिल जाएगी, राइट। लाल मिट्टी आपको यहाँ भी मिलेगी, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, छोटा नागपुर का आपको पठार है, वहाँ भी आपको लाल मिट्टी मिल जाएगी। तो ये कुछ प्रदेश हैं इसके लाल मिट्टी के, तो यहाँ पर आपको लाल मिट्टी मिल जाएगी। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार इधर बुंदेलखंड का है, तो बुंदेलखंड में आपको मिल जाएगी, जो बुंदेलखंड का जो मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का, बघेलखंड भी आपको, बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ भी आपको लाल मिट्टी मिल जाएगी। बघेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर का पठार है, या तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है उसमें भी लाल मिट्टी आपको मिल जाती है। अब बात आती है कि लाल मिट्टी के बाद अब इसमें पोषक तत्व आप अगर देखोगे तो इसमें पोषक तत्व एक्चुअली में देखोगे तो केवल क्या है, ऑक्साइड से ही क्रिया कर लेती है, तो वही लाल मिट्टी का रूप धारण कर लेती है, ऑक्साइड से केवल क्रिया करती है, राइट। तो ऑक्सीजन की मात्रा इसमें देखने को मिल जाती है।
इसके बाद चौथी आती है पीली मिट्टी। तो पीली मिट्टी जो है, पीली मिट्टी अगर आप देखोगे तो पीली मिट्टी में यही लाल मिट्टी जो है, यही लाल मिट्टी जो है जब जल से क्रिया करती है H2O से, राइट, यही लाल मिट्टी है जल से क्रिया कर लेती है, जैसे Fe2O3 प्लस H2O, ये जब क्रिया करती है तो Fe2O3 5H2O बन जाता है। तो ये आपको क्या है, पीली मिट्टी है, राइट, ये क्या है, पीली मिट्टी है। ऐसे ही आप देखो Fe3O4 प्लस H2O, तो ये क्या बनती है, Fe3O4.5H2O, 5H2O, तो ये क्या है आपकी, ये आपकी पीली मिट्टी है, राइट, ये आपकी पीली मिट्टी है। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हो पीली मिट्टी कैसे बनती है। और पीली मिट्टी तभी बनेगी जब लाल मिट्टी में जब जल का क्या होगा, योजन होगा, यानी कि जल का योजन होगा, वही जल योजन से यही मिट्टी जो है वो पीली मिट्टी का रूप धारण कर लेती है, राइट। और पीली मिट्टी आपको अगर आप देखोगे तो ये कहाँ कहाँ मिलती है, तो पीली मिट्टी आपको बघेलखंड में पीली मिट्टी मिल जाएगी। तो इधर आपका मिलेगा, जैसे बघेलखंड है तो यहाँ भी आपको पीली मिट्टी मिलेगी, तो बघेलखंड में आपको पीली मिट्टी मिलेगी, राइट। इसके बाद आप देखोगे तो पीली मिट्टी का ज़्यादा नहीं पाई जाती है, जहाँ जहाँ पे जल होता है तो इधर भी आपको पीली मिट्टी मिल जाएगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, बघेलखंड में मिलेगी। यहाँ जहाँ जहाँ लाल मिट्टी है वहाँ पर जहाँ जहाँ पानी की संपर्क आता है तो वहाँ वो पीली मिट्टी परिवर्तित स्वरूप उसका हो जाता है। तो इस प्रकार से पीली मिट्टी को समझ सकते हो। इसके बाद तराई मिट्टी भी आप जानते हो इस प्रकार से होती है, मतलब कि पानी नहीं रुकता है, निरंतर पानी बहाव में रहता है, तो ये भी एक प्रकार की मिट्टी होती है और ये खास ज़्यादा नहीं है, इसको थोड़ा समझ सकते हो। दलदली मिट्टी आप जानते हो, कछारी मिट्टी है, दलदली मिट्टी, दलदल से जो वैसे या लबड़ युक्त मिट्टी जो होती है, लबड़ी मिट्टी जिसे बोलते हैं, लबड़ी मिट्टी, इसमें आप देखोगे अम्ल व क्षार दोनों मिलके साथ में होते हैं। तो अम्ल व क्षार होते हैं जब एक साथ बनते हैं, राइट, अम्ल व क्षार जब एक साथ मिलते हैं तो ये लबड़ी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। और लबड़ता आप जानते हो सबसे ज़्यादा मिलेगी जहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा अधिक रहेगा, तो पानी की सबसे अधिकतम मात्रा में लबड़ी मिट्टी मिलेगी। तो लबड़ी मिट्टी आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिल जाएगी, किनारे क्षेत्रों में, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ भी आपको लबड़ी मिट्टी मिल जाएगी। तो लबड़ी मिट्टी वहीं क्षेत्रों में मिलेगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा लबड़ता आपको देखने को मिलेगी, राइट, जहाँ पर पेड़ पौधे कम से कम 1-2 फुट डूबे रहते हो हमेशा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको लबड़ी मिट्टी मिल जाती है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको लबड़ी मिट्टी मिल जाएगी। चलो, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो आप जैसे कि लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो पोषक तत्व कौन नहीं पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये लाल और पीली मिट्टी में नहीं होते हैं। जबकि आप देखोगे तो इसमें जो फसलें होती हैं वो ज्वार है, मोटा अनाज जिसे बोलते हैं, ज्वार होती है, जैसे मक्का है, ये सबसे ज़्यादा आपको उत्पन्न होती है, मक्का है, और भी लबड़ता एक वो रबड़ होती है, जैसे रबड़ है, चाय है, ऐसी ये चीज़ें इसमें मतलब कि उत्पन्न होती रहती हैं। चलो, चलिए, तो अब बात यही है कि लाल है, पीली मिट्टी है, तो इसमें पानी संपर्क में रहता है, लेकिन एक समय में ये पानी भी इसमें नमी नहीं रहती है क्योंकि ये सूख जाती है। तो ये सूख जाती है इस वजह से पानी नहीं रहता है। तो जब इसमें धान की खेती की जाए, लाल पीली मिट्टी में भी धान की खेती होती है, तो उसमें फिर जिंक डालना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर जिंक डालना पड़ता है, तब वो पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, राइट। तो जिंक तो आप पता ही होना चाहिए, जो धान होती है वो कौन से मेथड से होती है, जापानी मेथड से। जापानी मेथड जो होता है उससे धान हमारे भारत में होती है रुपाई, जो रुपाई है वो एक प्रकार का जापानी मेथड है। और रुपाई तो आप जानते ही हो कि एक जगह जब धान को बह देते हैं तो उसको उखाड़ के दूसरी जगह जब लगाते हैं, जल भराव, जलक्रांत कर रहे हैं, उन पे एक बोलते हैं जलाक्रांत करके, और जापानी मेथड के माध्यम से रुपाई करते हैं धानों की, तो वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। दलदली तो आप जानते ही हो, इसमें लबड़ता होती है, तो इसमें धान की ज़्यादा धान इसमें भी लगाए जाते हैं, तो फिर आप जानते हो कि धान जो होते हैं वो लबड़ी मिट्टी में भी देखने को मिल जाते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए।